Hello and welcome to your channel for creative studies. So today we will be looking on to the paper of BEGS 183 for December 2022 term end examination, and we will be doing on paper analysis today for BEGS 183 writing and study skills. तो ये एक 50 marks का पेपर है. This is a 50 marks paper and it is of 2 hours. So in this paper we will see that there is a note which is given that attempt all the questions because all questions are compulsory. In this the first question जो है उसमें कोई भी 3 करना है out of 4 options, any 3 out of 4 options. ठीक है, तो any 3 out of 4 options यहाँ से आपको करना पड़ेगा एंड ये 5 मार्क्स करके है. सो 5 into 3 15 मार्क्स का फर्स्ट पार्ट आपको करना है. तो फर्स्ट क्वेश्चन इज what strategies would you adopt to become a critical reader? You see in block 1 unit 1 in page 6 and 7 you will get strategies for reading critically. अब strategies for reading critically क्या है, कैसे करके आप critically read कर सकते हैं. ये बहुत ही फेमस इम्पॉर्टेंट और फेमस भी है, ये बहुत बार आ चुका है क्वेश्चंस में एंड इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट क्वेश्चंस दैट कम्स एवरी 1 or 2 years लेटर, और ज़्यादातर सेशंस में ये आते हैं. तो जितने भी सेशन आप देखिएगा ये क्वेश्चन बहुत ही फेवरेट है एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये इस चीज़ को अच्छे से देख लीजिएगा. सो स्ट्रैटेजीज़ फॉर रीडिंग जो दिया गया था वो एलेक्सरॉड या एक्सेलरॉड एंड कूपर के द्वारा दिया गया था, एक्सेलरॉड एंड कूपर इन 2012. तो इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है. पहले पॉइंट्स को आप जो है वो एक पेपर में लिख लीजिएगा. दैट इज़ एनोटेटिंग. एनोटेटिंग का मतलब ये है कि दिस इंटेल्स रिकॉर्डिंग योर रिएक्शंस टू अ टेक्स्ट. आप कैसे करके वो चीज़ पे रिएक्ट कर रहे हो, आपका जो इंटरप्रिटेशंस है एंड क्वेश्चंस को जब आप रीड कर रहे हो वो चीज़ को एनोटेट कहा जाता है. दीज आर नोट्स यू राइट एज यू रीड अलॉन्ग. जब भी आप नोट्स बनाते बनाते कर रहे हैं तो वो आपका एनोटेटिंग होता है. फिर क्या है, टेकिंग इन्वेंट्री. आप कुछ भी चीज़ लिख रहे हो मीनिंगफुल जो है वो चीज़ में आप किसी जगह पे आप लिख रहे हो या जिस्ट बना रहे हो या फीचर्स पैटर्न्स वर्ड्स में फ्रेजेस में. रिपीटेड एग्जाम्पल्स और इलस्ट्रेशंस में जब आप कर रहे हो तो वो एक इन्वेंट्री के तरह या कोई चीज़ का स्टॉक कर रहे हो या वो चीज़ के लिख रहे हो, तो वो चीज़ को टेकिंग इन्वेंट्री बोला जाता है. जहाँ पर मीनिंगफुल पैटर्न्स जो है या रिकरिंग इमेजेस जो है वो चीज़ को आपको दिखना पड़ेगा कि क्या क्या चीज़ रिपीट हो रहे हैं या रिपीटेड एग्जाम्पल जो है इलस्ट्रेशन के थ्रू वो चीज़ को आपको देख के करना पड़ेगा. फिर है आउटलाइनिंग. लिस्टिंग द टेक्स्ट मेन आइडियाज़ और द जिस्ट ऑफ द टेक्स्ट एज वेल एज इम्पॉर्टेंट सपोर्टिंग डिटेल्स. तो आउटलाइन करना मतलब क्या है कि टेक्स्ट का जो मेन आइडियाज़ है या जिस्ट है उस चीज़ को समझाना है. फिर क्या है, समराइजिंग. समराइजिंग मतलब एक आइडिया ऑफ जिस्ट को समझाना. फिर सिंथेसाइजिंग जो है वो पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन को सिंथेसाइज करना या जो आप सीखे हो वो चीज़ को सोर्सेज को सब जगह एक इकट्ठा करके सिंथेसाइज करना है. फिर कॉन्टेक्चुअलाइजिंग मतलब एक कोई पर्टिकुलर हिस्टोरिकल या कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में क्या दिया गया है वो चीज़ के बारे में आप बता रहे हो. फिर है एक्सप्लेनिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ फिगरेटिव लैंग्वेज. तो एक सिग्निफिकेंस ऑफ फिगरेटिव लैंग्वेज क्या है कि कोई फिगरेटिव लैंग्वेज या फिगर ऑफ स्पीच जैसे मेटाफर सिमिलीज पर्सोनिफिकेशन या कोई भी लिटरेरी डिवाइसेस अगर आप यूज़ कर रहे हो तो उसके बारे में आपको बोलना है. ठीक है, उसके बाद आपके और भी यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं जैसे रिफ्लेक्टिंग ऑन चैलेंजेस टू आवर बिलीफ्स एंड वैल्यूज़. तो हम लोग जो एक पर्टिकुलर टेक्स्ट को रेफ़र कर रहे हैं उसमें कुछ हमारे कोड आइडियाज़ एंड बिलीव्स है वो चीज़ को देख करके हम लोग को न्यूट्रल पर्सपेक्टिव में एक पर्टिकुलर चीज़ को देखना है एंड आइडियाज़ को न्यू चीज़ को रिफ्लेक्ट करना है और बिलीफ सिस्टम को देखना है. क्योंकि हम लोग जब पढ़ते हैं तो उस चीज़ में बहुत सारी चीज़ हम लोग सीखते भी हैं और हमारे वो कुछ चीज़ नया भी होता है. फिर क्या है, इवैल्यूएटिंग द टॉपिक ऑफ एन आर्ग्यूमेंट कि क्या है टॉपिक ऑफ द आर्ग्यूमेंट, कैसे करके वो चीज़ अलग है. फिर रिकोगनाइजिंग इमोशनल मैनिपुलेशन मतलब कोई इमोशनल मैनिपुलेशन है कि नहीं, कि कोई टर्म जो है वो अगर आप जानते होंगे कि कोई अगर मीडिया में कुछ वर्ड हुआ या कोई जगह पे लिखा हुआ है तो उसको देखना पड़ेगा कि वो कितना सच है. फिर क्या है, जजिंग द राइटर्स क्रेडिबिलिटी कि कैसे करके वो लिखा गया है, वेदर द राइटर हैज़ डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज़ एंड हैज़ सेटिस्फैक्ट्री इन्फॉर्मेशन अबाउट शी और ही इज़ राइटिंग अबाउट. तो ये चीज़ का एक क्रिटिकल अप्रोच
आप डील कर सकते हो कि कैसे करके एक जगह में वो सही बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है, या लिख रहा है सही लिख रहा है कि नहीं लिख रहा है, या और भी सोर्सेज से आप उसमें चीज़ को और बेहतर कर पाओगे कि नहीं जब आप बुक पढ़ रहे हो, वो चीज़ का रेफरेंस यहाँ पर बताया जा रहा है. दिस इज़ फ्रॉम अडेप्टेड फ्रॉम Alexrod and Cooper from 2012. Next question is, what is meant by affixation? Give 4 examples to show how affixation helps in word building. Word building and compounding में ये आता है affixation. तो word formation मतलब कैसे करके word को बनाया जाता है, उसमें affixation एक बहुत important aspect है. ये क्वेश्चन आपके ब्लॉक 1 यूनिट 2 में मिलेगा आपको. सब कॉन्टेक्स्ट 2.5. तो सब कॉन्टेक्स्ट 2.5 में इफ़ यू सी पेज नंबर 24 यू विल गेट इट. ब्लॉक 1 यूनिट 2 सब कॉन्टेक्स्ट 2.5 पेज नंबर 24. नाउ अफिक्सेशन एक ऐसा पार्ट है जहाँ पर प्रीफिक्स और सफिक्स यूज़ किया जाता है. ठीक है, अफिक्सेशन एक ऐसा पार्ट ऑफ वे ऑफ है कि जिसमें प्रीफिक्स और सफिक्स यूज़ किया जाते हैं. जैसे इममॉर्टल, एक वर्ड है मॉर्टल, जैसे ये मॉर्टल हुआ. ठीक है, फिर क्या है उसका इममॉर्टल है, तो यहाँ पर आई एम जो है वो प्रीफिक्स है. फिर क्या है इममॉर्टलाइज, तो एल इममॉर्टल था, उसके बाद आई एस ई यूज़ हुआ तो वो सफिक्स हुआ, मतलब उसके बाद में आ रहा है तो उसको इममॉर्टलाइज कहा जा रहा है. तो 4 एग्जाम्पल्स देना है, यही बताना है कि अफिक्सेशन में ऐसा अगर क्वेश्चन आए तो आप ये बता सकते हो कि अफिक्सेशन एक वर्ड बिल्डिंग प्रोसेस है जहाँ न्यू वर्ड्स इन इंग्लिश में आप फॉर्म कर सकते हो, और वो प्रीफिक्स और सफिक्सेस टू द बेस वर्ड, मतलब बेस वर्ड मतलब कोई भी एक वर्ड ले लीजिए आप, वो एक बेस वर्ड को फॉर्म करने के लिए हेल्प करता है. ठीक है, तो जैसे डिसअग्री, फिर अगर अग्री है तो उसका अगर प्री में यूज़ हुआ तो डिसअग्री हुआ, और अगर उसके बाद सफिक्स में हुआ तो वो डिसअग्रीमेंट हुआ. तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दे दिया गया है. जैसे प्रीफिक्स में क्या है, जैसे अनकॉमन है वर्ड तो रूट वर्ड एक है, बेस वर्ड एक हुआ एंड रूट वर्ड एक हुआ. ठीक है, तो वो चीज़ में ये फॉर्म करता है एक न्यू वर्ड. जैसे कॉमन अनकॉमन, अनेबल. ठीक है, एबल वर्ड है, उसके बाद प्लस अन यूज़ हुआ पहले में तो वो अनेबल हुआ. फिर कन्वीनियंट, इनकन्वीनियंट या इनजस्टिस. डिसएडवांटेज जो है वो डिस प्रीफिक्स है एंड डिसअग्री हुआ. फिर हम लोग कुछ अगर आप देखोगे 4 एग्जाम्पल देना है तो यहाँ पर जैसे सफिक्स में भी आप देख सकते हो, बैग का बैगेज, पोस्ट का पोस्टेज मतलब एज यूज़ हुआ है. फिर डम का क्या है, किंगडम, स्टारडम. ठीक है, हुड का क्या है, स्टेटहुड, बॉयहुड. ठीक है, इज़म का क्या है, हीरोइज़म, हिंदुइज़म. तो ये एक चीज़ है. तो जैसे हम लोग ये अफिक्सेशन पढ़े हैं, फिर कंपाउंडिंग भी वैसे ही टाइप का होता है. 2 वर्ड का मतलब 2 अलग अलग वर्ड, ये प्रीफिक्स और सफिक्स की तरह नहीं है, ये 2 वर्ड को आप कंबाइन करके जोड़ रहे हो. तो ये भी चीज़ आप देख लेना क्योंकि छोटा सा ही है ये. अगर आपका नेक्स्ट बार क्वेश्चन में आया कि कैसे करके कंपाउंडिंग में क्वेश्चन आता है, तो ब्लैक प्लस बोर्ड मतलब ब्लैक खुद में एक वर्ड है, बोर्ड खुद में एक वर्ड है. ठीक है, तो वो ब्लैक बोर्ड हुआ. अगर आप देखोगे हम लोग जब पहले, तब ये अलग कैसे हुआ प्रीफिक्स और मतलब ये अफिक्सेशन से. अफिक्सेशन में अन का कोई मीनिंग नहीं है. मतलब क्या है कि अन अगर वो एक वर्ड में ऐड करने के बाद एक मीनिंग देता है. ठीक है, बट ये दोनों वर्ड कंपाउंडिंग में ब्लैक और बोर्ड दोनों वर्ड का मीनिंग है. जैसे ब्लैक का एक कलर हुआ, बोर्ड का मतलब कोई भी एक बोर्ड हुआ. ठीक है, तो ब्लैक प्लस बोर्ड. फिर हॉल प्लस टिकट. हॉल का भी मतलब है कि आप जानते हो कि जैसे हॉल कोई भी हॉल हो सकता है, जैसे मैरिज हॉल हुआ, सिनेमा हॉल हुआ. टिकट, हॉल प्लस टिकट. एग्जाम्पल आपका बहुत ईजी वे में भी हो सकता है, इतना ऐसा नहीं है कि आपको याद करके जाना पड़ेगा. अगर आप वो चीज़ को समझ गए तो आप ये चीज़ को बहुत आसानी से कर सकते हो. फिर फ्लावर प्लस पॉट, तो फ्लावर का भी मीनिंग है, पॉट का भी मीनिंग है. तो इसका मतलब ये है कि ये कंपाउंड वर्ड मतलब 2 वर्ड जिसे मीनिंग सिग्निफाई करते हैं उसको जोड़ करके एक नया वर्ड बनाना, उसको कंपाउंडिंग कहते हैं. फिर आर्म प्लस चेयर, तो आर्म चेयर. ठीक है, है हाउ कैन इलस्ट्रेशंस एंड डिस्क्रिप्शंस बी एम्प्लॉयड टू राइट एन इफेक्टिव पैराग्राफ, गिव सूटेबल एग्जाम्पल्स. वाला क्वेश्चन अगर आप देखोगे, इफ़ यू सी फ्रॉम ब्लॉक 2 यूनिट 2 यू विल फाइंड दैट व्हाट इज़ अ पैराग्राफ. पैराग्राफ होते क्या हैं. सो जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो कि एक पर्टिकुलर वर्ड से कुछ चीज़ को सिग्निफाई किया जा रहा है, वैसे ही कोई भी टॉपिक के ऊपर में आप पर्टिकुलर
पैराग्राफ को फ्रेम करते हो। ये जो पार्ट है ये आपका जो पैराग्राफ जो हर साल में आता है, जैसे हमारे एंड ऑफ द क्वेश्चन पेपर में भी मिलेगा टॉपिक सेंटेंस, इस चीज़ के बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो एक पैराग्राफ क्या होता है कि एक पैराग्राफ एक पर्टिकुलर कोई भी टॉपिक हुआ उस चीज़ पे आप वो चीज़ में राइटर बता रहे हैं कि क्या है नहीं है। अब क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि हाउ कैन illustrations and descriptions be employed to write an effective paragraph। अब अगर आप देखोगे कि illustrations and descriptions कैसे करके किया जा सकता है, तो जैसे कोहेरेंस हो गया कि कोहेरेंस और कोहेशन, ये वाले साल के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट नोट्स में ये आ सकता है कि कोहेरेंस और कोहेशन क्या है। कोहेरेंस क्या है कि एक पर्टिकुलर पैराग्राफ जब आप देख रहे हो तो ईच पैराग्राफ इज़ डेवलप्ड स्लाइटली डिपेंडिंग अपॉन द इंफॉर्मेशन। सपोज़ अगर कोई एक पर्टिकुलर पैराग्राफ में बताया जा रहा है कि वाटर कंजर्वेशन कैसे करके पानी को बचाया जाए, ठीक है, तो वो पर्टिकुलर पैराग्राफ में आप वाटर कंजर्वेशन के बारे में ही लिखोगे, आप वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन या एनिमल कंजर्वेशन के बारे में तो नहीं लिखोगे ना। तो एक कोहेरेंस का मतलब ये होता है कि एक पर्टिकुलर पैराग्राफ में अगर आप वो चीज़ को देख रहे हो तो उस चीज़ में सिमिलैरिटी है कि नहीं हर लाइन्स में। फिर क्या है कोहेशन। कोहेशन मतलब क्या है, कोहेशन का एक पार्ट है कोहेसिव डिवाइसेस, जैसे सिग्नल वर्ड्स या साइन पोस्ट हो गया। तो जैसे इलस्ट्रेशंस में कैसे हो गया, जैसे सिग्नल वर्ड्स हो गया कि एंड, फर्स्टली, सेकेंडली, थर्डली, इसको कोहेशन बोला जाता है, या कोहेसिव डिवाइसेस भी बोला जाता है, जहाँ पर सिग्नल वर्ड्स या साइन पोस्ट यूज़ किए जाते हैं सेंटेंसेस के द्वारा। ठीक है, यहाँ पर एक पैराग्राफ को कैसे करके ऑर्गेनाइज किया जाता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आप एक पर्टिकुलर पैराग्राफ को लिख रहे हो, ठीक है, जैसे ही कोहेरेंस और कोहेशन इंपॉर्टेंट था, ये पैराग्राफ सीक्वेंसिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस कि कैसा क्रोनोलॉजिकल वे है, क्योंकि अगर आप देखोगे यहाँ पर इलस्ट्रेशंस एंड डिस्क्रिप्शंस पूछा गया था, तो इलस्ट्रेशंस एंड डिस्क्रिप्शंस के बारे में अगर आप देखोगे कि कैसे करके आप कौन से क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस में आप मतलब लाते हो कि कौन सा सिंपल एक स्टोरी हुआ या कोई भी रिपोर्ट राइटिंग हुआ या कोई भी राइटिंग या एक पैराग्राफ में आप रिपोर्ट में आप पैराग्राफ बता रहे हो, ठीक है, तो वो पर्टिकुलर जो बायोग्राफिकल स्केच है वो आप कैसे करके लिखोगे। फिर बायोग्राफिकल राइटिंग में हुआ, ठीक है, तो ये पर्टिकुलर राइटिंग में आपको इलस्ट्रेशन या विथ एग्जाम्पल्स या कैसे करके कौन से फैक्टर्स को आपकी हाईलाइट करो, ये चीज़ में आपका एक इफेक्टिव पैराग्राफ में आपको हेल्प करता है। तो लास्ट जो क्वेश्चन था इफेक्टिव पैराग्राफ का, वो ब्लॉक 2 यूनिट 2 में आपको मिल जाएगा, एंड दैट वाज फ्रॉम पेज नंबर 16 17, जो 17 से लिया गया है। पेज नंबर 17 में आप पहले वो चीज़ को समझ लीजिएगा कि कैसे करके कोहेरेंस एंड कोहेशन इज़ इम्पॉर्टेंट, एंड आफ्टर दैट पेज नंबर 18 इट विल बी अबाउट 18 to 19, रादर 19 का पेज नंबर से आपका ये जो ऑर्गेनाइजेशन एंड क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस एंड बायोग्राफिकल राइटिंग, दिस इज़ द पार्ट ऑफ द आंसर। ठीक है, पेज नंबर 19 ऑफ ब्लॉक 2 यूनिट 2। Next question is, what do you understand by the term gathering skills? How do they help us to become better learners? Again, ये वाला क्वेश्चन भी बहुत कॉमन है और बहुत रिपीटेटिव वे में ये पूछा जाता है कि what are the 3 study skills? जैसे कॉर्नल नोट टेकिंग मेथड है, ठीक है, प्रोसेस राइटिंग क्या है उसके बारे में है। कुछ क्वेश्चंस जो बहुत कॉमन है या असाइनमेंट में और हर साल में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके BGS 183 के प्रिपरेशन में, वैसे ही गैदरिंग स्किल्स एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि कहाँ से आप इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर रहे हो। सपोज़ आप कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं या असाइनमेंट बना रहे हैं या कोई पर्टिकुलर चीज़ के लिए आप चीज़ को रेफ़र कर रहे हैं, तो व्हाट आर द सोर्सेज, लाइक यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम द लाइब्रेरी, जहाँ पर आप लाइब्रेरी से आप रेफ़र कर रहे हो, या इफ़ यू आर रीडिंग अ मटेरियल और अ बुक देन यू कैन रेफ़र एंड गैदर फ्रॉम दैट। यू कैन ऑल्सो रेफ़र फ्रॉम अ डिक्शनरी एंड थेसोरस, अगर वहाँ से कुछ वर्ड का मीनिंग है या कोई पर्टिकुलर चीज़ का है तो आप वो चीज़ में भी देख सकते हो। ठीक है, तो इंग्लिश का एक पार्ट में अगर आप देखोगे स्कैनिंग एंड स्किमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट नोट में दे माइट आस्क दैट व्हाट इज़ स्किमिंग एंड व्हाट इज़ स्कैनिंग। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ व्हाट इज़ स्किमिंग एंड व्हाट इज़ स्कैनिंग। स्किमिंग का मतलब ये है कि आप जल्दी से कोई चीज़ को, सपोज़ ये 10 लाइन्स है, ये 10 लाइन्स को आप अच्छे से रीड करने का जो होता है ना, वैसे टाइप का नहीं। स्किमिंग का मतलब क्या है कि आप ऊपरी वो चीज़ को पढ़ लो, जिस पढ़ लो कि क्या है।
तो इट इज़ लाइक यू आर रीडिंग अ न्यूज़पेपर। आप जब न्यूज़ पढ़ रहे हो तो आपको पता होगा कि आप हर चीज़ को याद नहीं करते, आप खाली वो चीज़ को देख लेते हो कि वो चीज़ में क्या दिया गया है, आज का न्यूज़ क्या है या स्पोर्ट्स में कौन क्या किया है, तो वो चीज़ को पूरा एक दो बार पढ़ने से आपको पता चल जाएगा कि ये क्या है। ठीक है, उसके बाद क्या है स्कैनिंग। स्कैनिंग का मतलब ये होता है कि अगर आप पर्टिकुलर वर्ड को जानते हो या पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन, जैसे मेरे को पता है कि गैदरिंग स्किल्स का ये इन्फॉर्मेशन जो क्वेश्चन में दिया है, मैं गैदरिंग स्किल्स के बारे में ही खोजूंगा, तो मेरे को गैदरिंग स्किल्स को अगर खोजना है तो वो स्कैनिंग हो जाएगा, मतलब एक पर्टिकुलर चीज़ को ही खोजना। ठीक है, सिलेक्टिव स्कैनिंग का मतलब यही है कि सिलेक्टिव सर्च। ठीक है, तो ये कुछ वेज है कि आप एक पर्टिकुलर चीज़ को, जो सब स्किल्स होते हैं, एक लर्नर को टूल्स और फाइंड रिसोर्सेज में इंफॉर्मेशन खोजने में हेल्प करता है। ठीक है, तो रेफरेंस स्किल्स कैन बी सब डिवाइडेड इनटू, रेफरेंस स्किल्स में यहाँ पर आ जाता है कि कहाँ से आप कोई भी इंग्लिश के सोर्सेज जैसे लाइब्रेरी हुआ या कहीं से भी आप वो चीज़ को कलेक्ट किए एंड उस इंफॉर्मेशन का, जैसे ये बुक ही है, आपके बुक के यहाँ से बहुत सारा चीज़ आप स्किप भी कर सकते हैं, बहुत सारा चीज़ आपको पढ़ना भी है। तो ये चीज़ है जैसे थेसोरस हो गया, लाइब्रेरी हो गया, एंड फिर यहाँ पर स्किमिंग एंड स्कैनिंग का फिर से दिया गया है। स्किमिंग एंड स्कैनिंग बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, ये आपके शॉर्ट नोट्स में भी आ सकता है। ठीक है, जब भी आप प्रिपेयर कर रहे हैं, वेन एवर यू आर प्रिपेयरिंग, यू शुड ऑलवेज नो अबाउट दीज 3 स्टडी स्किल्स बिकॉज दीज आर वेरी रिपीटेटिव क्वेश्चंस ईच ईयर। ये बहुत कॉमन आते हैं, जैसे गैदरिंग स्किल्स, स्टोरिंग स्किल्स एंड रिट्रीवल स्किल्स। दीज 3 आर वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज़ डू नॉट स्किप दिस। जब भी आप असाइनमेंट से रीड कर रहे हैं या बुक से प्रिपेयर कर रहे हैं, ये ज़रूर से आप प्रिपेयर कर लीजिएगा एग्ज़ाम के टाइम में, बिकॉज जैसे गैदरिंग स्किल्स आप कहीं से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर रहे हैं, स्टोरिंग स्किल्स मतलब जैसे आप क्लास में नोट बनाते हैं या नोट टेक करते हैं, जैसे नोट टेकिंग मेथड और नोट मेकिंग मेथड हुआ, और रिट्रीवल स्किल्स जब आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो वो चीज़ों को फिर से याद करके लिखना या वो चीज़ को फिर से समझाना, वो एक पर्टिकुलर राइटिंग में, एक पर्टिकुलर प्रोसेस में बिना देखे आप जब रिट्रीव कर रहे हैं या बोल रहे हैं, तो उस चीज़ को रिट्रीवल स्किल्स बोला जाता है। नाउ दिस इज़ अबाउट द क्वेश्चन नंबर 2 विच इज़ write a short essay on any one of the following in around 200 words. So what are the probable hard spots in English grammar for second language learners of English? क्या क्या हार्ड स्पॉट्स है इंग्लिश ग्रामर में फॉर सेकेंड लैंग्वेज लर्नर्स ऑफ इंग्लिश? डिस्कस एनी 2 ऑफ देम इन डिटेल। और द सेकेंड पार्ट क्या है कि डिस्कस विद सूटेबल एग्जाम्पल्स द प्रोसेस अप्रोच टू राइटिंग। तो ये आपका लास्ट जो थियोरिटिकल पोर्शन जो है उस चीज़ के बारे में यहाँ पर पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ ब्लॉक 1 यूनिट 3 में आपको मिलेगा कि हार्ड स्पॉट्स का जो इंग्लिश ग्रामर में क्या रोल है, प्रॉबल हार्ड स्पॉट्स इन इंग्लिश ग्रामर फॉर ESL। तो जैसे प्रॉबल हार्ड स्पॉट्स फॉर ESL लर्नर्स, दीज आर लाइक द कंस्ट्रक्शन ऑफ ESL लर्नर्स में क्या दिक्कत है, मतलब इंग्लिश को अगर सेकेंड लैंग्वेज में अगर कोई सीखता है तो वो क्या डिफ़िकल्टीज फेस करते हैं। जैसे कंडीशनल हो गया, फर्स्ट कंडीशनल क्लॉजेस। ठीक है, तो अगर हम लोग जल्दबाजी में एक पर्टिकुलर चीज़ में देखेंगे ना, अगर वो चीज़ को कंस्ट्रक्शन में नहीं फोकस करेंगे तो वो दिक्कत वो तब आता है कि ये जो फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स में, जैसे फर्स्ट कंडीशनल क्लॉज जो है इज़ एन ओपन कंडीशन, तो व्हाट इज सेड इन कंडीशन इज़ पॉसिबल एंड रिफर्स टू आइदर प्रेजेंट और फ्यूचर टाइम। तो जैसे इफ़ आई हियर एनी न्यूज़ आई विल रिंग यू, इफ़ ही डज़ नॉट कम ऑन टाइम वी विल गो विदाउट हिम। फिर क्या है, तो सेकेंड कंडीशनल क्लॉज, ये एक न्यू लर्नर के लिए या कोई भी जो सेकेंड लैंग्वेज लर्नर के लिए, इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज के लिए ये मुश्किल होता है, क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर है, ये चीज़ों को समझने के लिए उनको समय चाहिए। ठीक है, देन इज सेकेंड कंडीशनल क्लॉज इज़ एन अनरियल और इम्प्रॉबेबल सिचुएशन, जहाँ पर एक हाइपोथेटिकल कंडीशन दिया जाता है। ठीक है, इफ़ आई हैड मोर टाइम आई वुड विजिट माई फ्रेंड्स मोर ऑफन, अगर मेरे पास समय रहेगा तो मैं दोस्तों के पास जाऊंगा, तो मैं उनके पास ज़्यादा घूमने जाऊंगा। ठीक है, तो वो चीज़ है कि एक पर्टिकुलर कंडीशन जो है वो एक सिचुएशन को सिग्निफाई कर रहा है। तो इसका जो सेंटेंस कंस्ट्रक्शन है, इसमें लोगों को दिक्कत आता है कि कैसे करके उसको रिफ्रेम करें। फिर इफ़ आई वॉकड फॉर एटलीस्ट 20 मिनट्स एवरी डे माई ब्लड शुगर वुड बी मोर कंट्रोल्ड, अगर मैं 20 मिनट तक एटलीस्ट में जाऊँगा हर दिन तो मेरा जो ब्लड शुगर है वो कंट्रोल में रहेगा। तो ऐसे करके सेकेंड और थर्ड क्लॉज कंडीशनल क्लॉज में भी जो कंडीशनल क्लॉजेज है वो सेंटेंसेस को फ्रेम करने में होता है कि कैसे करके आप करें एक पर्टिकुलर सेंटेंस को।
जैसे थर्ड कंडीशनल क्लॉज में क्या हो जाता है कि एक हाइपोथेटिकल और अनरियल सिचुएशंस हो जाता है. इफ़ यू हैड स्टडीड हार्डर थ्रू आउट द टर्म यू वुड हैव डन मच बेटर इन द एग्जामिनेशन. अगर आप अच्छे से पढ़े होते तो जो आपका जो टर्म के दौरान जब आपको पढ़ना चाहिए था तो आप शायद बेहतर कर सकते थे एग्जामिनेशंस में. तो ये जो कंडीशनल क्लॉज है ना कि इस सेंटेंस के बाद क्या आएगा, जैसे इफ़ प्लस पास्ट परफेक्ट, उसके बाद मेन क्लॉज जो है वुड कुड माइट हैव प्लस पार्टिसिपल, ये एक स्ट्रक्चर में आता है. तो ESL लर्नर्स के लिए या इंग्लिश एज सेकेंड लैंग्वेज लर्नर्स के लिए वो मुश्किल होता है. तो एनी टू ऑफ देम, मतलब ये क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि कोई भी दो करने के लिए तो आप फर्स्ट और सेकंड कंडीशनल क्लॉजेज में ये बता सकते हैं, क्योंकि ये सिर्फ 10 मार्क्स का क्वेश्चन है. तो अगर कोई फर्स्ट एंड सेकंड क्लॉज के बारे में अगर बताए, हार्ड स्पॉट्स क्या है ये डेफिनेशन देने के बाद कि क्या हार्ड स्पॉट्स है, जैसे स्टूडेंट्स ऑफ इंग्लिश हु आर नो लॉन्गर बिगिनर्स बट आर नॉट येट फुल्ली प्रोफिशिएंट, मतलब वो बिगिनर्स नहीं है बट वो पूरे एक्सपर्ट नहीं हुए हैं. एक पर्टिकुलर चीज़ में कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करना पड़ेगा. इंग्लिश इज सच ए सब्जेक्ट जहाँ पर कुछ ग्रामर एरियाज होता है जो एक इंसान को या एक पर्टिकुलर वे ऑफ स्टूडेंट जो लर्न कर रहे हैं वो चीज़ के लिए बेहतर बना सके. सो whenever they are speaking or whenever they are writing a particular thing, they constantly need to practice that thing, and that is why sometimes it becomes difficult for them to understand the conditional clauses or the complex sentence formation जिसमें adverbial, reasonal clause ये सब चीज़ दिया गया है. ठीक है, ये फॉर्मेशन कैसे होगा, आप ये एग्जाम्पल्स के थ्रू, एक एग्जाम्पल्स को एक तोड़ तोड़ के इस चीज़ को अगर आप फिर से अगर एक लैंग्वेज में फिर से इसको ट्रांसलेट करके अगर आप कीजिएगा तो आपके लिए ये इजी हो जाता है कि ये क्या है. तो हर एक इंसान को जितना वो प्रैक्टिस करेगा एक पर्टिकुलर चीज़ में उतना ही वो बेहतर होते जाएगा. यहाँ पर और दिया गया है एक क्वेश्चन और एक है जो कि है प्रोसेस अप्रोच टू राइटिंग. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है जो कि बहुत बार सेम मतलब आ चुका है. और ये जैसे आपका स्टार्टिंग में क्रिटिकल अप्रोच टू रीडिंग है, वैसे क्रिटिकल रीडिंग रीडर का जो अडॉप्ट टू बिकम अ क्रिटिकल रीडर वो चीज़ का है, वैसे ही ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है और आगे भी आ सकता है. चांसेस बहुत ज़्यादा है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है राइटिंग के लिए. तो इफ़ यू सी दिस क्वेश्चन इज़ इन ब्लॉक 2 यूनिट 1 सब कॉन्टेक्स्ट 1.3 में ये आपको मिलेगा. ब्लॉक 2 यूनिट 1 पेज नंबर 9 एंड 10. ओके, एंड इस पर्टिकुलर ब्लॉक में अगर आप देखोगे डूइंग रिसर्च इज़ एसेंशियल, जो सेकंड पार्ट है कैसे करके आप लिखोगे इस चीज़ के बारे में बताया जा रहा है. क्वेश्चन के मतलब यही है कि प्रोसेस अप्रोच टू राइटिंग, तो एक राइटिंग वे में कैसे करके आप लिखोगे कोई भी टॉपिक के लिए. अगर आप कोई चीज़ के बारे में लिख रहे हो जैसे वाटर कंजर्वेशन हुआ, एनिमल कंजर्वेशन हुआ, या बेनिफिट्स ऑफ एग्ज़ाम हुआ, या ऑनलाइन गेम्स हुआ, या कोई भी टॉपिक हुआ, ठीक है, उसके लिए पहले एक स्ट्रक्चर होना चाहिए कि क्या क्या चीज़ वो देना है. तो राइटिंग अ प्लान, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट अ प्लान दैट इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू राइट एन आउटलाइन. देयर मे बी दिस मे बी इन पॉइंट्स कि ये आपके दिमाग में हो जाना चाहिए कि क्या मेरे को ये चीज़ में लिखना है, व्हाट आई हैव टू राइट, एंड रिमेंबर दीज पॉइंट्स विल बी चेंज्ड इफ रिक्वायर्ड. अगर वो टॉपिक चेंज हुआ या आपको लगा कि नहीं ये पॉइंट में और भी सुधार आना चाहिए तो यू कैन चेंज द टॉपिक. यू माइट प्लान, योर प्लान मस्ट बी डायनामिक एंड फ्लेक्सिबल. जब भी आप लिख रहे हो तो वो चीज़ में थोड़ा चेंजेस अगर होना है तो वो आप कर सकते हो, चाहे वो एग्ज़ाम के लिए ही क्यों ना हो. सेकंड क्या है कि एक प्लान होने के बाद यहाँ पर क्या है कि आप ड्राफ्ट करो. ड्राफ्ट का मतलब क्या है कि राइटिंग में आप कोई भी एक जब फर्स्ट टाइम लिखते हो तो वो पेज में अगर आप देखोगे कि वो शायद एक जगह पे आपका वो कट्स रहेगा या वो चीज़ में कुछ ग्रामेटिकल मिस्टेक्स रहेंगे, तो वो चीज़ को ड्राफ्ट कहा जाता है जो कि एक रफ वर्क टाइप का होता है जहाँ पर फिर से आपका कटिंग, रीऑर्गेनाइजिंग और रीराइटिंग में फिर से आपको देखना पड़ता है. Then there is confidencing. Confidencing का मतलब क्या है कि sometimes it may be possible to discover problems in your own writing. तो आप क्या करो कि आपका जो ये पर्टिकुलर जो वर्ड जो है जो भी आप लिख रहे हो, देयर मे बी मिस्टेक्स इन पंक्चुएशन, स्पेलिंग, वोकेबलरी और ग्रामर. फॉर दिस रीज़न इट मे बी गुड आइडिया टू शो योर ड्राफ्ट टू अदर्स टू रीड. शायद आप कोई फ्रेंड्स को दिखा सकते हो या कोई टीचर को दिखा सकते हो या एनी पर्सन हु यू फील दैट यू कैन शो देम सो दैट यू कैन आस्क फ्रॉम देम दैट व्हाट आर द मिस्टेक्स दैट आई हैव डन, so that you can get their point of view as well and you can proofread your work. मतलब एक पर्टिकुलर चीज़ को आप किसी दूसरे इंसान को भी
ये चीज़ को दिखा सकते हो। तो एक चीज़ों से मतलब आप ये चीज़ भी कर सकते हो कि पीयर हेल्पिंग, मतलब कोई सेम एज का अगर हो तो वो हेल्प कर सकते हैं। यू मे ऑल्सो कंसल्ट योर टीचर्स, सीनियर्स और इवन क्लासमेट्स। इससे आपका खुद में वो हेल्प हो जाएगा। नेक्स्ट है रिवाइजिंग। एक पर्टिकुलर चीज़ का जब आपको पता चल गया कि क्या आपके फ्रेंड्स और टीचर्स ने क्या बताया है, उसके बाद क्या क्या चीज़ आपको चेंज करना है, वो चीज़ को आप फिर से रिफ्रेम करके आप उस चीज़ के स्पेलिंग, पंक्चुएशन और ग्रामेटिकल एरर्स को एमिट करके, बिकॉज आफ्टर यू डू दिस थिंग इट विल बी more better. Every time you write a particular thing, your topic will be better in each type of your writing. So this is what practice of writing helps you. मतलब आपका टॉपिक में इतने ही अच्छे से आप लिखोगे कि वो आपके लिए अच्छे मार्क्स से अच्छे इमेज आपको पोर्ट्रे करेगा। फिर ये वाला पार्ट भी अगर आप देखोगे, जो हर चीज़ का एक फोकस, एक्सेल रॉड एंड कूपर का यही चीज़ बताए थे कि कैसे करके आप स्ट्रैटेजीज बनाओ, कैसे करके एक्सप्लेनेटरी नोट्स या चीज़ बनाओ। तो ये हर एक पैराग्राफ में कैसे करके आप चेंजेस कर सकते हो या कैसे करके लिख सकते हो, ये चीज़ के बारे में बताया गया है। पार्ट इज राइट अ वेल स्ट्रक्चर्ड कॉम्पोजिशन विद अ क्लियर बिगिनिंग, बॉडी एंड कंक्लूजन। जैसे स्टार्टिंग, इंट्रोडक्शन और ये होता है। ऑन द फॉलोइंग टॉपिक, स्टेप्स टू बी टेकन फॉर द वाटर कंजर्वेशन इन आवर नेबरहुड्स। मैंने वाटर कंजर्वेशन के बारे में एक दो बार वीडियो में पहले ही बताया था कि वाटर कंजर्वेशन कैसे ज़रूरत है। आप देख सकते हो कि जहाँ पर ओपन टैप्स रहते हैं या ओपन नल रहता है, जहाँ पर पानी बहता जाता है, एंड वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्स। तो यहाँ पर जब भी आपका टॉपिक रहेगा तो ये चीज़ आप देख लीजिएगा कि क्या टॉपिक में आपको दिया गया है। तो ये 7 मार्क्स का है, तो आपको जल्दी जल्दी लिखना है। 7 मार्क्स का एटलीस्ट 1.5 पेज आपको लिखना ही लिखना है, ठीक है। तो ये चीज़ को आपको बताना पड़ेगा कि वाटर कंजर्वेशन नेबरहुड में क्यों इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ के लिए क्या ज़रूरत है। जैसे कोई भी अगर वाटर स्टॉपर, अगर कोई नल अगर बह रहा है तो उसमें कुछ वाटर स्टॉपर दे दिया जाए, या एम्प्टी बकेट्स दे दिया जाए, या बकेट चेंज करके वाटर को कैसे करके बचाया जाए, या अपने मतलब वाटर जब गिरता है, या whenever there is a lot of water that is pouring out from any place, you need to close the taps if it is possible। तो ये चीज़ आप बता सकते हो एक वाटर मैनेजमेंट के लिए, वाटर कंजर्वेशन के लिए। फिर क्या है, राइट अ फॉर्मल लेटर टू योर कॉलेज प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग बेटर कंप्यूटर फैसिलिटीज़ ऑन योर कैंपस। तो ये बता सकते हो कि कोई भी आपका कॉलेज का, आप अगर सपोज नेम ले लिए स्कूल का या कॉलेज बताया गया है, तो कॉलेज प्रिंसिपल का बता दे सकते हो कि कॉलेज प्रिंसिपल, सपोज पकड़ लीजिए कि आप जैसे 12th में कोई भी कॉलेज में रह चुके हैं, तो उसका ही एक सैम्पल आप दे सकते हो कि टू सो एंड सो कॉलेज, कॉलेज का नाम दे दिए, फिर बोल सकते हो टू द प्रिंसिपल ऑफ सो एंड सो कॉलेज, डेट दे दिए। उसके बाद सब्जेक्ट एक रहेगा, क्योंकि ये एक फॉर्मल लेटर है, सब्जेक्ट के बिना नहीं चलेगा। सब्जेक्ट रहेगा कि रिक्वेस्टिंग फॉर बेटर कंप्यूटर फैसिलिटीज़ ऑन आवर कैंपस, ठीक है। फिर लेटर में ये बताना है कि क्यों ज़रूरत है कंप्यूटर फैसिलिटीज़ से। यू कैन सर्च न्यू इंफॉर्मेशन वेन एवर यू आर रिक्वायरिंग फॉर से सपोज असाइनमेंट्स के लिए या कोई पर्टिकुलर चीज़ के लिए, सर्च के लिए, ताकि बेहतर आप वो चीज़ में स्टडी कर सकते हैं या वो चीज़ में अच्छे से बता सकते हैं। तो ये आपका एक पर्टिकुलर सैम्पल है कि कैसे करके आप एक फॉर्मल लेटर लिखो, एंड एट द एंड ऑफ द डे थैंक्स एंड रिगार्ड्स आपका नाम देके आप कर सकते हो। ये एक सैम्पल लेटर भी आप कर सकते हो, जहाँ पर आप किसी ABC दे के या कोई भी एक पर्टिकुलर नाम दे के आप कर सकते हो। क्योंकि यहाँ पर जब भी आप कोई इन्फॉर्मेशन देते हो एग्ज़ाम्स में, यू कैन गिव अ डेमो नेम, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि जस्ट टू गिव नॉट टू गिव अ रॉन्ग इम्प्रेशन टू द पर्सन हु इज़ सीइंग द पेपर, ठीक है। या आप दे भी सकते हो, बट क्या है कि अगर आप ABC या कोई भी एक पर्टिकुलर नाम, एक डेमो नेम दे सकते हो, ठीक है। तो वैसे डेमो नेम एंड इसमें फ़ोन नंबर आपका नहीं देना है, क्योंकि कोई भी जगह पे अगर आप शायद कोई कभी कभार आप अगर इन्फॉर्मेशन आपका देते हो, चाहे वो लेटर हो या ईमेल हो या कहीं पर भी आप कर रहे हो, तो अपना खुद का इन्फॉर्मेशन कुछ नहीं देना है, ताकि इवैल्यूएटर को वो चीज़ में कोई भी अनकंडीशनल कोई ये ना लगे, ठीक है। फिर क्या है कि योर कॉलेज एनवायरनमेंट क्लब हैज़ कंडक्टेड अ सक्सेसफुल ट्री प्लांटेशन इनिशिएटिव ऑन योर कैंपस, राइट अ ब्रीफ रिपोर्ट ऑन दिस इनिशिएटिव। तो रिपोर्ट राइटिंग यहाँ पर पूछा गया है। रिपोर्ट राइटिंग कैसे करके लिखेंगे? रिपोर्ट राइटिंग में एक पर्टिकुलर टॉपिक जैसे आप लिखते हो, एक पर्टिकुलर पहले टाइटल होगा कि ये पर्टिकुलर चीज़ में क्या है, उसके बाद कॉलेज इन्वायरमेंटल क्लब के बारे में सक्सेसफुल ट्री प्लांटेशन ऑन पर्टिकुलर कोई भी डेट दे दीजिएगा। सपोज पकड़ लीजिए आज ही का डेट ले लीजिए, सक्सेसफुल ट्री प्लांटेशन ऑन दिस डेट। उसके बाद आप बता सकते हो कि कैसे कैसे ट्री प्लांट हुए। कुछ लोग, यू कैन से दैट वी हैव इन आवर
college environmental club, or in our college environment place, we have planted this much plants, say suppose 20 or 30 plants in our college campus, and we have taken a huge initiative to plant more plants or saplings और न्यू ट्री सैपलिंग्स फॉर द गो ग्रीन इनिशिएटिव, ऐसे करके आप बोल सकते हो कि गो ग्रीन इनिशिएटिव हम लोग के कैंपेन में चल रहा है, जहाँ पर हम लोग हर 6 महीने में या हर 3-4 महीने में हम लोग ये चीज़ में कर सकते हैं। ये जस्ट एक बेसिक फॉर्मेशन है कि कैसे करके आप करोगे। फिर यहाँ पर जो नेक्स्ट है पैसेज का, वो है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन इज़ द प्रिजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ एनिमल्स, प्लांट्स एंड देयर हैबिटेट्स। तो इसके बारे में ये एक पर्टिकुलर पैसेज दिया गया है, जहाँ पर कैसे करके स्पीसीज, प्लांट्स कैसे करके हमारे हैबिटेट को हेल्प करते हैं, ये चीज़ को बताया जा रहा है। और ह्यूमन एक्शंस जो कुछ चीज़ों के लिए जो हमारे पर्यावरण या इन्वायरमेंट को डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो ये चीज़ को यहाँ पर बताया जा रहा है। ठीक है, ये एक अवेयरनेस रिलेटेड टॉपिक या पैसेज है, जहाँ पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज़ टॉपिक सेंटेंस। टॉपिक सेंटेंस क्या है, ये हम लोग पैसेज के टाइम में भी देखे थे। इन योर ओपिनियन विच इज़ द टॉपिक सेंटेंस इन दिस पैसेज। टॉपिक सेंटेंस क्या है, ये हर बार पूछा जाता है, तो इसको ज़रूर से आप रीड कर लीजिएगा। ये आपका अगर आप देखोगे, दिस इज़ फ्रॉम 2 एंड ब्लॉक 2 यूनिट 2। ठीक है, ब्लॉक 2 यूनिट 2 पेज नंबर 15 में आपको मिलेगा ये वाला पार्ट। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर चीज़ में ये बताया जा रहा है कि टॉपिक सेंटेंस एक ऐसा पार्ट है एक पर्टिकुलर पैसेज में या पैराग्राफ में, जहाँ पर जो सेंट्रल कंट्रोलिंग आइडिया और थीम को सिग्निफाई करता है। द सेंट्रल कंट्रोलिंग आइडिया और थीम इज सेड टू बी द टॉपिक सेंटेंस। इट इज समटाइम्स एक्सप्रेस्ड एट दी सम प्लेस इन द पैराग्राफ बाय वन सेंटेंस विच इज़ यूजुअली कॉल्ड द टॉपिक सेंटेंस। एक टॉपिक होता है, ठीक है, जैसे वाटर कंजर्वेशन हुआ, और दूसरा हुआ एक टॉपिक सेंटेंस, मतलब वो सेंटेंस में आएगा। ठीक है, तो उसको टॉपिक सेंटेंस कहा जाता है। यू कैन राइट द टॉपिक सेंटेंस इन द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट और इवन अ प्रॉब्लम, मतलब क्या प्रॉब्लम है या क्या दिक्कत है वो चीज़ में आप बता सकते हो। तो टॉपिक सेंटेंस आपका बिगिनिंग या एंड या मिडिल में भी आ सकता है पैराग्राफ में, जैसे आपको सही लगे, या जैसे आपका पैराग्राफ का जो राइटर है वो उस चीज़ को कन्वे करना चाहे। तो ये है टॉपिक सेंटेंस। जैसे यहाँ पर टॉपिक सेंटेंस क्या है, टॉपिक सेंटेंसेस के यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं कि यहाँ पर टॉपिक सेंटेंस क्या है, एंड इसका आप प्रैक्टिस कर सकते हो कि व्हाट इज़ द टॉपिक सेंटेंस हियर। ठीक है, सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द टॉपिक सेंटेंस हियर। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या चीज़ बताया जा रहा है, एक सेंटेंस जहाँ पर पर्टिकुलर चीज़ों को बताया जा रहा है। ये हैबिटेट को यहाँ पर या वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के बारे में दिया गया है। तो ये अगर फर्स्ट राइटिंग अगर आप देखोगे तो ये आपका टॉपिक सेंटेंस पे पड़ जाता है कि वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन इज़ द प्रिजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ एनिमल्स, प्लांट्स एंड देयर हैबिटेट्स। तो यहाँ पर वाइल्ड लाइफ प्रेजेंटेशन के बारे में यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, तो ये आपका जो पर्टिकुलर पैसेज है, इस चीज़ का ये जो चीज़ है क्या रीज़न के लिए लिखा गया है। अगर आप देखिएगा यहाँ पर प्रोटेक्ट वाइल्ड लाइफ, मतलब ये टॉपिक यही बताया जा रहा है कि कैसे करके वाइल्ड लाइफ को, जैसे एनिमल्स हुआ, प्लांट्स हुआ, इसको कैसे करके प्रिजर्व किया जाए। इसीलिए ये टॉपिक सेंटेंस हुआ। जो फर्स्ट जो सेंटेंस है यहाँ पर ये पैसेज के लिए, ये पैसेज में ये सिग्निफाई कर रहा है कि कैसे करके वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन को बेहतर किया जा सके और प्रिजर्व किया जा सके और प्रोटेक्ट किया जा सके, जो कि एनिमल्स, प्लांट्स एंड हैबिटेट्स में है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट क्या पूछा गया है यहाँ पर कि गिव अ सूटेबल टाइटल टू द पैसेज। तो आप टाइटल ये दे सकते हो कि जैसे यहाँ पर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन दिया गया है, तो आप वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन दे सकते हो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये ज़्यादातर चीज़ इसी के ऊपर में है, तो यू कैन से वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। ये तो मतलब टाइटल हो गया, बहुत इजी है, इतना डिफ़िकल्ट नहीं है। आप वो चीज़ को रीड कीजिएगा, उसी में आपका एक टॉपिक एंड टाइटल हो जाएगा। तो एक टाइटल ये पार्ट होता है कि आप पर्टिकुलर चीज़ को सिग्निफाई करें। लास्ट जो क्वेश्चन है कि राइट अ समरी ऑफ द अबव पैसेज इन योर ओन वर्ड्स, मतलब ये जो पर्टिकुलर जो पैसेज दिया गया है तो आपको ये ओन वर्ड्स में लिखना है। दिस इज़ सिंपल, दिस इज़ नॉट टफ। इसको कैसे करके लिखना है कि आप ऐसे करके बोल सकते हो, जैसे यहाँ पर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन इज़ द प्रिजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ एनिमल्स, प्लांट्स एंड देयर हैबिटेट्स। तो इसको फिर से रिफ्रेम करके आप ये बता सकते हो कि द प्रिजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ एनिमल्स, प्लांट्स एंड देयर हैबिटेट्स इज नोन एज वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। इसको जस्ट रिफ्रेम कर देना है। ठीक है, फिर यहाँ पर बता सकते हो 75 वर्ड्स में ही करना है। फिर आप थोड़ा से यहाँ पर बता सकते हो कि ड्यू टू द कॉन्स्टेंट चेंज इन क्लाइमेट इट इज़ स्लोली इंक्रीजिंग एवरेज एनुअल टेम्परेचर्स। ठीक है, एक हर जो पॉइंट है ना, हर
सेंटेंस या हर पैसेज के थ्रू से यहाँ पर पूरा लेना है कि जैसे एवरी स्पीशीज़ हैज़ एन इम्पैक्ट, जैसे यहाँ पर बताया जा रहा है, तो आप ये बता सकते हो कि इन द फूड चेन एंड कम्युनिटी एवरी स्पीशीज़ हैज़ एन इम्पैक्ट on the other species as well, the timing of the species that has natural events and all. ठीक है, इस चीज़ को जस्ट अपने वर्ड्स में रिफ्रेम करना है कि जैसे प्रेडेटर में जैसे फूड चेन होता है कि फूड चेन में अगर कोई अगर प्लांट्स या फिशेस में अगर पोल्यूटेंट्स हो गया तो हम लोग भी वो चीज़ को इंटेक करें। और कहीं ना कहीं अगर आप ये पैसेज में देखोगे ये चीज़ में यही समझाया जा रहा है कि कॉज रिलेटेड एक पैसेज या पैराग्राफ है जहाँ पर ह्यूमन एक्शंस के द्वारा ही ये चीज़ हो रहा है, जैसे ऑयल स्पिल्स हो गया या पर्टिकुलर इकोसिस्टम में इम्बैलेंस हो गया या हैबिटेट डिस्ट्रक्शन हो गया, जहाँ पर आपका एक्सट्रीम ट्री कटिंग हो गया या पोल्यूशन हो गया जो कि रिलीज़ हो गया। तो ये पर्टिकुलर चीज़ को आप जस्ट रिफ्रेम कर दीजिएगा ओन वर्ड्स में, मतलब एक चीज़ को आप इस चीज़ को समझिए, आपका टॉपिक का कॉन्टेक्स्ट यहीं से रहेगा बट आप चीज़ को जस्ट रिफ्रेम कर दीजिएगा। तो ये था आज का वीडियो। दिस इज द पेपर एनालिसिस फॉर BEGS 183। इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल देन प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। अगर कुछ और वीडियोज़ आता है तो आई विल डेफिनेटली लेट यू नो फॉर BEGS 183। थैंक यू सो मच, टेक केयर।